हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन का 11वां मॉडल पेपर आपको मिलेगा। रीट लेवल 1 का 10 मॉडल पेपर पहले आ चुके हैं और उनका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख करके आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरीके से एग्ज़ाम की डेट तक आपको मॉडल पेपर मिलते रहेंगे पर्यावरण के। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पौधों को वायुमंडल का शुद्धि कारक कहा जाता है क्योंकि इनमें होती है श्वसन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया या उपरोक्त सभी। तो पौधों में इन तीनों क्रियाओं में से कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण इनको वायुमंडल का शुद्धि कारक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, WWF से आशय है वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या वर्ल्ड वॉच फंड। WWF की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट प्रश्न, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? जो रेड डेटा बुक है वो कौन सी चीज से संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता प्रदूषण, भूगर्भ जल स्तर या वायु प्रदूषण। इन चारों में से कौन सी चीज से संबंधित है रेड डाटा बुक? तो ऑप्शन ए विलुप्ति के करीब जीव। नेक्स्ट प्रश्न, किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे रंग के होते हैं? ये 4 दे रखे, इन चारों वर्णों में से कौन से वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे रंग के होते हैं? एंथोसाइनिन, कैरोटीनॉइड, लाइकोपीन या क्लोरोफिल। तो पौधों का हरा रंग कौन से वर्णक की वजह से होता है? क्लोरोफिल के कारण। ऑप्शन डी, क्लोरोफिल के कारण पौधों का रंग हरा होता है। एंथोसाइनिन ये भी एक वर्णक है, इस वर्णक के कारण पौधे का रंग या ये जो वर्णक है इसका रंग जो है वो नीला या बैंगनी होता है, जैसे कि ब्लैकबेरी या फिर आलू बुखारा आदि। कैरोटीनाइड वर्णक जो है वो पीले, नारंगी या फिर हल्के लाल रंग का होता है। इसकी वजह से जो पतझड़ में जो पत्ते होते हैं उनका रंग हल्का पीला व लाल रंग का जो पत्ता हो जाता है वो इसी वर्णक की वजह से होता है। और तीसरा है लाइकोपीन, ये भी एक वर्णक है। ये जो वर्णक है इसका रंग गुलाबी और लाल होता है। इस वर्णक की वजह से टमाटर का रंग और तरबूज के अंदर का जो रंग होता है वो इसी वर्णक की वजह से, लाइकोपीन की वजह से ही लाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न, तो यदि यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जाए कि इनमें से कौन से वर्णक की वजह से फल का या फिर रंग लाल होता है, तो लाइकोपीन की वजह से होता है। और पतझड़ के समय पत्तों का रंग हल्का पीला या हल्का लाल जो हो जाता है वो कैरोटीनाइड जो वर्णक है उसकी वजह से होता है। और एंथोसाइनिन की वजह से नीला या फिर बैंगनी कलर होता है, जैसे कि ब्लैकबेरी वगैरह में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1982, 1986, 2000 या 1999। 1982, 1986, 2000 या 1999। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1986। 19 नवंबर 1986 को अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया गया। ये अधिनियम बनाने की वजह क्या थी? भोपाल गैस त्रासदी हुई। उसके बाद 1972 के अंदर पर्यावरण को लेकर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ स्कॉटलैंड में। उसके बाद ये भारत में 1986 में ये अधिनियम बना और 19 नवंबर 1986 में इसको लागू किया गया। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या उपरोक्त सभी। ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण या सभी जलवायु परिवर्तन के कारण।
तो इसमें सभी जलवायु परिवर्तन के कारण है। अगर इसके अलावा और भी देखा जाए, अगर और ऑप्शन आते जैसे मान लो शहरीकरण आता है, वनोन्मूलन आता है, औद्योगिकरण आता है, या रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का प्रयोग आता है, अम्लीय वर्षा है, ये सब क्या है, ये सारे के सारे पर्यावरण प्रदूषण की जलवायु परिवर्तन के कारण है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? सबसे पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 1970, 1973, 1974 या 1975? तो ऑप्शन सी सही जवाब है, 1974 में। 5 जून 1974 में पूरे विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। और ये किस कारण से मनाया गया था, इसकी क्या उद्देश्य था कि पूरे विश्व को पर्यावरण सुरक्षा क्यों करनी चाहिए, ये जानकारी देने के लिए कि पूरे विश्व में ये पर्यावरण दिवस मनाया गया। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 15 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा हेतु बालक विद्यालय में कब प्रवेश लेने का अधिकार रखते हैं? दिसंबर तक, सितंबर तक, कभी भी, जुलाई के अंत तक? तो देखिए, प्राथमिक शिक्षा हेतु, प्राथमिक शिक्षा का मतलब कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी वर्ष पर्यंत कभी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। पूरी साल में कभी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसका आंसर सी सही होगा, कभी भी। नेक्स्ट प्रश्न, इस यातायात प्रतीक का अर्थ क्या है? ये यातायात प्रतीक है, इसका क्या अर्थ है? गोल रास्ता, आगे रास्ता, घूमकर है, सभी दिशाओं में वाहन आ रहे, सभी दिशाओं से वाहन आ रहे हैं, या बाईं ओर से आ रहे हैं, बाईं ओर से आ रहे वाहनों का रास्ता है। इस प्रतीक का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है गोल रास्ता, यानी कि सर्किल। जहाँ सर्किल बना हुआ होता है, जहाँ सर्किल होता है उसके चारों तरफ चौराहा बना होता है, सर्किल के चारों तरफ, उसका ये चिन्ह है। नेक्स्ट, समानता के लिए शिक्षा की संकल्पना पर बल दिया। कृष्णन आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग ने, कोठारी आयोग ने, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने? राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने समानता के लिए शिक्षा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया? राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया? आकोला चित्तौड़गढ़, धुले उदयपुर, भिनाय अजमेर, या बस्सी जयपुर? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, बस्सी जयपुर में राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय खोला गया। और ये खोला गया था 27 नवंबर 2010 को। 27 नवंबर 2010 को बस्सी जयपुर में राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय खोला गया। अच्छा, आप यहाँ पे एक प्रश्न का जवाब देना कि राजस्थान में सबसे पहली ई अदालत की शुरुआत कहाँ से हुई? कौन से जिले से हुई? पहली ई अदालत की शुरुआत कौन से जिले से हुई? नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की पहली नगरपालिका कहाँ स्थापित की गई? ब्यावर, माउंट आबू, अजमेर, या फिर जयपुर? तो देखिए, राजस्थान की पहली नगरपालिका जो है वो माउंट आबू में स्थापित की गई, माउंट आबू में। और कब की गई, अगर ये पूछा जाए कि नगरपालिका की स्थापना कब की गई माउंट आबू में, तो ये है 1864 में, माउंट आबू में 1864 में। उसके बाद अजमेर में 1866 में, 1866 में अजमेर में। उसके बाद ब्यावर में 1867 में, 1867 में ब्यावर में, 67 में। और उसके बाद जयपुर में 1869 में, 1869। ब्यावर में 1868, 1867, माउंट आबू 1864, अजमेर 1866 और जयपुर 1869। तो सबसे पहले स्थापना हुई थी किस, कहाँ पर? माउंट आबू। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत व्यापारिक बैंकों की संख्या है 12, 21, 24, 27? तो देखिए, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए, 12। हाँ, ये पहले ये जो है ये 27 थी। सार्वजनिक बैंकों की जो संख्या, यानी कि व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं, उनकी संख्या 27 थी। लेकिन 2019 में 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 2019 में
30 अगस्त 2019 को 10 बैंकों का विलय कर दिया गया अन्य 4 बैंकों में, और इस प्रकार से इनकी संख्या घटा करके कर दी गई 12। सार्वजनिक बैंकों की संख्या 12 कर दी गई। भारत में अगर ये पूछे कि केंद्रीय बैंक कितने हैं, तो भारत में एक केंद्रीय बैंक है आरबीआई, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। दूसरा प्रकार का बैंक होता है व्यापारिक बैंक, या फिर यूँ कहें कि कॉमर्शियल बैंक। जो हम जिन बैंकों का यूज़ करते हैं वो व्यापारिक बैंक होते हैं। उसके बाद एक होता है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक जो है वो कृषि पर लोन देने का कार्य करते हैं। फिर एक होते हैं औद्योगिक बैंक। औद्योगिक बैंक जो है ये औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालिक ऋण देने का काम करते हैं, और साथ में आवासीय क्षेत्रों के लिए भी ऋण उपलब्ध करवाने का काम करते हैं। उसके अलावा होते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो साख आपूर्ति के लिए होते हैं। सबसे पहला ग्रामीण बैंक कब खोला गया, तो सबसे पहला ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को खोला गया। सबसे पहला ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 को खोला गया। और अभी फिलहाल लगभग 14,000 ग्रामीण बैंक हैं 516 जिलों में। 516 जिलों में लगभग 14,000 के आसपास ग्रामीण बैंक हैं। उसके अलावा होते हैं निर्यात आयात बैंक। ये जो है ये विदेशों से आयात और निर्यात के लिए काम में लिए जाते हैं। फिर कुछ होते हैं विनियोग बैंक। तो इस तरीके से जो विनियोग बैंक होते हैं वो म्यूचुअल फंड है, एलआईसी वगैरह हैं, इनके काम में लिए जाते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी प्रकार के बैंक होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है हमारा व्यापारिक बैंक का। तो व्यापारिक बैंकों की संख्या 2017 तक कितनी थी, 27 थी, और वर्तमान में ये संख्या जो है वो 12 है। नेक्स्ट प्रश्न, स्वर्णीय चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 7, 5, 4 या 8? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 7। 7 जिले आते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत। और ये योजना शुरू कब हुई थी भारत में? तो यह योजना 2001 में शुरू हुई थी। 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके कार्यकाल में ये योजना शुरू हुई थी। और ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी योजना है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी योजना है ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसके अंतर्गत राजस्थान के 7 जिले आते हैं। वो 7 जिले कौन कौन से हैं? अच्छा, इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन से 4 महानगरों को जोड़ती है? तो ये जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन सबको जोड़ते हुए 694 किलोमीटर लंबी परियोजना है ये। और इसमें राजस्थान के 7 जिले आते हैं। 7 जिलों में कौन कौन से हैं? अलवर, जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। तो ये हैं 7 जिले राजस्थान के। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कार्तिक माह में आयोजित नहीं होने वाला मेला है जो कार्तिक माह में आयोजित नहीं होता? पुष्कर मेला अजमेर, चंद्रभागा मेला झालावाड़, मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़, वेणेश्वर मेला डूंगरपुर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो सही जवाब होगा, वेणेश्वर मेला डूंगरपुर। यह माघ पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है, ये कार्तिक मास में आयोजित नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न, एक किशोरवय मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? बीपी जिसको हम बोलते हैं, वो कितना होता है? सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120, 80 mm Hg मतलब यहाँ पे है मरकरी यानी कि पारा। 130, 90, 160, 95, 80 या 120। तो यहाँ पर होता है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 120 उच्च रक्तचाप का और निम्न रक्तचाप के लिए होता है 80। नेक्स्ट प्रश्न, किस समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय योजना लागू की गई? किस समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय योजना लागू की गई? बलवंत राय मेहता समिति, सादिक अली समिति, शिवचरण माथुर समिति या हरीश चंद्र माथुर समिति? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट प्रश्न, वस्त्र की सतह पर रोएं उठाकर स्पर्श से नरम करने की प्रक्रिया कहलाती है? नैपिंग, मोयरिंग, एम्बोसिस, सैनफोराइज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नैपिंग। यहाँ पे ये
चारों के चारों ये जो चार दे रखे हैं ये चारों ही परिसज्जा हैं, वस्त्र की परिसज्जा। तो ये कौन कौन सी परिसज्जा है आप उसमें देख लेना। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? चित्तौड़, झालावाड़, बारा, बयाना, भरतपुर, अलवर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, इनमें से कोई नहीं। अफीम उत्पादक क्षेत्र ऑप्शन ए चित्तौड़, झालावाड़, बारा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकृति संरक्षण से संबंधित कार्य है वृक्षारोपण, जलाशयों की सफाई, पेड़ पौधों की सुरक्षा, उपरोक्त सभी। प्रकृति के संरक्षण के से संबंधित कार्य वृक्षारोपण भी है, जलाशयों की सफाई भी है, पेड़ पौधों की सुरक्षा भी है, तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, मॉडल चित्रों से उत्तम निर्देशन होते हैं क्योंकि इससे शिक्षण का काम सरल हो जाता है, इससे ज्ञान का विस्तार हो जाता है, ये कल्पना शक्ति का विकास करते हैं, इनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं, यानी कि ये 3D होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं। तो इनमें से क्या सही जवाब है? तो इसका मॉडल चित्रों के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिखाई पड़ते हैं, यानी कि यह त्रिविमीय होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया कही जाती है। अवलोकनीय तथ्यों से निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया कही जाती है विश्लेषण, आगमन, प्रतिपादन, मस्तिष्क आलोचन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आगमन। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन तथा किसी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता है। अभिक्षमता, रुचि, बुद्धि या व्यक्तित्व। पर्यावरण को समझने की, उसके ऊपर अपने विवेक से चिंतन करने की और किसी भी चुनौती का सामना होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता जो है वो कहलाती है अभिक्षमता। नेक्स्ट प्रश्न, योगात्मक आकलन का उद्देश्य होता है। योगात्मक आकलन का उद्देश्य होता है समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया, इसका पता लगाना। अगली इकाई में अनुदेशन से पूर्व प्रगति का पता लगाना। ऐसे विद्यार्थी का पता लगाना जो अपने साथियों के समक्ष संप्राप्ति में कठिनाई अनुभव कर रहा हो या फिर अधिगम को सुगम बनाना। योगात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादन किया है इसका पता लगाना। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख पाता जब तक उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकता के अनुरूप न पढ़ाया जाए। उन्हें यह पता न हो कि जो तथ्य पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनके परीक्षण किए जाएगा, वे सीखने के लिए तैयार ना हो, या फिर दैनिक आधार पर घर में उनके माता पिता विद्यालय में उनके सीखने के बारे में नहीं पूछेंगे तब तक वो नहीं सीखेंगे। तो इस शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकता जब तक कि वे सीखने के लिए तैयार ना हो। सबसे ज़रूरी है बालक का सीखने के लिए तैयार होना। नेक्स्ट प्रश्न, इसको देख करके वो घोड़े वाला प्रश्न याद आया होगा कि एक घोड़े को हम पानी तक ले जा सकते हैं लेकिन उसको पानी कब तक नहीं पिला सकते, जब तक कि वो पानी पीने के लिए तैयार ना हो। नेक्स्ट प्रश्न, विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जा सकता है। विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जा सकता है शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों में सुधार हेतु, विद्यार्थियों के अध्ययन के प्रति रुचि विकसित करने हेतु, विद्यालय में अनुशासन संबंधित समस्याओं में सुधार हेतु, या फिर तीनों ही सही है। तो इसमें ऑप्शन डी आएगा, तीनों ही सही है, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान में शैक्षणिक विधि व प्रविधियों में सुधार भी हो जाएगा, विद्यार्थियों में रुचि भी उत्पन्न होगी और अनुशासन भी उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे ये डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तत्वाधान में बना द्विभाषिक ऑनलाइन MSI पोर्टल जिस पर राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालय, उनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी और शिक्षकों से संबंधित सूचनाओं का संकलन देखा जा सकता है, वह पोर्टल कौन सा है? शाला दर्शन, निष्ठा, शाला दर्पण या दीक्षा। तो सभी बच्चों का, हमारे राजस्थान में जितने भी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका और सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले या काम करने वाले स्टाफ का संपूर्ण सूचना, यानी कि सभी
सूचनाओं का संलग्न जो मिलता है वो साला दर्पण पर मिलता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, साला दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न, प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालय उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी एवं शिक्षकों से संबंधित सूचनाओं का संकलन कहाँ देखा जा सकता है? तो देखिए, चाहे वो नेक्स्ट, अच्छा इसका ऑप्शन देखो पहले, साला दर्पण, साला दर्शन, निष्ठा, साला दर्पण और दीक्षा, यही ऑप्शन है पहले वाले जैसे ही। पहले वाले में था माध्यमिक शिक्षा अभियान, सॉरी माध्यमिक शिक्षा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तत्वाधान में, और यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा की बात हो रही है। तो इन दोनों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है क्रिएट, क्योंकि दोनों के लिए ही साला दर्पण है यहाँ पे। हाँ, पहले दोनों के लिए अलग अलग था, पहले साला दर्शन था प्राइमरी सेक्शन के लिए और मिडिल सेक्शन के लिए था साला दर्पण, लेकिन अब दोनों को कंबाइंड कर दिया है और अब फिलहाल साला दर्पण ही प्रारंभिक के लिए है और साला दर्पण ही माध्यमिक शिक्षा के लिए है। तो माध्यमिक हो या प्रारंभिक हो, दोनों प्रकार के शिक्षा के लिए विद्यालय में पढ़ने, मतलब कहने का मतलब किसी भी प्रकार का हो विद्यालय हो, चाहे किसी भी प्रकार के विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा हो, हर बच्चे का और हर शिक्षा से जुड़े कर्मचारी का पूरा डाटा आपको साला दर्पण पर उपलब्ध मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता? वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, जल संरक्षण या मृदा संरक्षण? तो इसका ऑप्शन बी, राजनीतिक संरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षण सामग्री है ब्लैक बोर्ड, चलचित्र, टेप रिकॉर्ड या सभी? तो यहाँ पे शिक्षण सामग्री है, चारों ही सामग्री शिक्षण सामग्री है, ब्लैक बोर्ड भी है, चलचित्र भी है और टेप रिकॉर्ड भी है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। तो ये 30 प्रश्न थे। आपका स्कोर क्या रहा वो कमेंट करके मुझे बताइएगा। उम्मीद है आपका स्कोर कम से कम 30 में से 28-29 तो रहा ही होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो, ये मॉडल टेस्ट पेपर आपको अच्छा लगा हो, तो अपने और साथियों तक इसको शेयर कीजिएगा और अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।